स्टार्ट करते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 सेशन 2022-23 मैथमेटिक्स सेक्शन ई, लास्ट सेक्शन है ये। दिस सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ 3 केस स्टडी और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच with 2 subparts. First 2 case study questions have their subparts first, second, third of marks 1, 1, 2. पहले वाले पे 1, दूसरे पे 1 और तीसरे पे 2 मार्क्स है रिस्पेक्टिवली। 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक एक। द थर्ड केस स्टडी क्वेश्चन हैज 2 सब पार्ट्स ऑफ 2 मार्क्स ईच। और थर्ड वाला जो केस स्टडी क्वेश्चन है उसके 2 सब पार्ट्स हैं और 2 मार्क्स ईच, और हर एक जो है वो 2 मार्क्स वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 केस स्टडी फर्स्ट। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे पैसेज लिखा हुआ है, इसको आपको केयरफुली रीड करना है और उसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग एन इंटेस्टाइनल इलनेस इज गिवन बाय। इंटेस्टाइनल इलनेस का मतलब अतड़ियों से संबंधित बीमारी आते रहती ना, उससे रिलेटेड जो इलनेस है उसके लिए टेम्परेचर दिया हुआ है किसी पर्सन का। देखिए 2 बच्चे बैठे हुए दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये डॉक्टर खेल रहे हैं, है ना। मैंने यहाँ पे फिगर को थोड़ा सा छोटा लिया है, यहाँ दिखाया, आपको कुछ नहीं करना उससे। तो एक फंक्शन दिया हुआ है आपको इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -0.1 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 98.6, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 12, एम बीइंग अ कांस्टेंट। ये जो एम आपको दिख रहा है ये कोई कांस्टेंट है। वेयर एफ ऑफ एक्स इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एट एक्स डैश। एक्स डैश के लिए एफ जो है वो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में। तो ये 1, 2, 3 और ये 3 का थर्ड वाला पार्ट, मतलब आपको ये वाला पार्ट करो आप थर्ड वाला, या फिर इसका और करो। ये थर्ड के लिए चॉइस दी हुई है। फर्स्ट 2 पार्ट तो आपको करना ही है, पहला दूसरा, और तीसरे पार्ट में आपको चॉइस है आप ये वाला करो या ये वाला करो, मैं दोनों बताऊंगा। टेम्परेचर फंक्शन दिया हुआ है आपको एक्स डैश के लिए, किसी पर्सन का ड्यूरिंग एन इंटेस्टाइनल इलनेस इज गिवन बाय, उसको अतड़ियों से संबंधित कोई बीमारी होगी, उसका फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर m जो है वो कोई कांस्टेंट है, और वेयर एफ ऑफ एक्स इज द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, और एफ ऑफ एक्स जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है एट एक्स डैश। एक्स डैश के लिए एक्स डैश कुछ भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से। चलिए देखिए फर्स्ट पार्ट, इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ओपन इंटरवल 0,12। जो फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो फंक्शन इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है या नहीं। जस्टिफाई योर आंसर, तो आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि वो जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उस फंक्शन को लिख लेता हूँ। क्या है फंक्शन? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -0.1 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 98.6, और एक्स की वैल्यूज दी हुई है आपको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 12। ये फंक्शन को लिख लेता हूँ पहले। क्या है फंक्शन? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -0.1 एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस 98.6। ये फंक्शन दिया हुआ है आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -0.1 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 98.6। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है इस ओपन इंटरवल 0,12, इसका आंसर देना है अपने को। तो देखिए ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है -0.1 एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2 दिख रही है, होल नंबर है। यहाँ पर एम एक्स है, एक्स की पावर 1 है, और यहाँ पर एक्स नहीं है तो एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं अपन। तो ये जो फंक्शन है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है एक्स में, और आपको ये पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो एक्स की ऑल वैल्यूज के लिए, या जितनी भी एक्स की वैल्यूज है, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए वो डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पर तो वैल्यू एक्स की कितनी है, 0 से बड़ी और 12 से छोटी, और उसके बीच की वैल्यू है, तो इन वैल्यूज के लिए भी ये जो फंक्शन होगा ये डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे अपन? एज वी नो दैट every polynomial function is differentiable for all real values of x। देखिए ये कॉन्सेप्ट जैसा आपको याद रखना है, एज वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स।
एक्स का पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स की ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, ओपन इंटरवल 0,12। इसका मतलब होता है कि वैल्यू 0 से बड़ी लेना है और 12 से छोटी लेना है। तो 0 से बड़ी 0.1, 0.2, 1, 2, 3, 4, 5 आप कुछ भी ले सकते हो, बस 12 नहीं लेना आपको। 0 और 12 के बीच की जितनी भी एक्स की वैल्यूज होगी वो वाली वैल्यूज आपको लेना है। तो अपना जो पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और 12 से छोटी, ज्यादा वैल्यूज नहीं है, तो इन सारी वैल्यूज के लिए भी ये जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो इसको लिख देते हैं, देयरफॉर एफ इज डिफरेंशिएबल in the interval कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल 0,12। इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा। ये रीजन लिख दिया, बस इतना ही आपको आंसर लिखना है इसका, ठीक है। चले देखिए पार्ट सेकेंड, इफ 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट, 6 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है ऑफ द फंक्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट m। तो आपको ये जो कांस्टेंट m दिख रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। 6 जो है इसका क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है इस फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसका क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है 6। तो आपको ये जो कांस्टेंट m दिख रहा है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, कोई फंक्शन आपके पास में और आपको उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो क्या करते हैं कि सबसे पहले उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट, मान लीजिए फंक्शन आपका ये एफ ऑफ, जैसे आपका ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, और इस साइड में भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो डेरिवेटिव आएगा एफ ऑफ एक्स का, एफ डैश ऑफ एक्स, ये एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करते हैं तो उससे क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। क्रिटिकल पॉइंट एक्चुअली होता क्या है, क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जिसपे डेरिवेटिव अपने साइन को चेंज करता है, मतलब वो ग्रेटर देन 0 से लेस देन 0, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जहां पर डेरिवेटिव अपने नेचर को चेंज करता है, जिस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव अपने नेचर को चेंज करता है उसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, और बहुत सारी चीजें उसको बोलते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है फंक्शन का, तो आपको m की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, और फिर फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश ऑफ एक्स को 0 रख देते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स जो भी वैल्यू आएगी उसको 0 के इक्वल रखेंगे, और 0 के बाद 0 एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखने के बाद अपन उसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू मिलती है, जो भी वैल्यू मिलती है वो उसका क्रिटिकल पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, x की वैल्यू उसने दे दिया 6, तो अपन x के प्लेस पे 6 रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो ये m की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले आप इस f ऑफ x को डिफरेंशिएट कर लो। तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा आपका, f डैश ऑफ x, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -0.1 एक्स स्क्वायर है, तो -0.1 सामने रहेगा, और ये एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, -0.1 इंटू 2x हो जाएगा, प्लस एम एक्स का डेरिवेटिव m सामने आएगा, कांस्टेंट x का 1 हो जाएगा, ये m इंटू 1, और प्लस 98.6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। या इसको लिख सकते हैं आप एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें 2 का इंटू करेंगे तो -0.2x प्लस m, ये आ गया अपना एफ डैश ऑफ एक्स। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश ऑफ एक्स को 0 रखेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश ऑफ एक्स बिकम्स 0, ये 0 के इक्वल हो जाता है। चलिए रखिए, विच एम्प्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकाले आपने, ये वाली -0.2x प्लस m इज इक्वल टू 0। अब देखिए अपन ने एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी ये वाली यहाँ पे, इसके इक्वल 0। अब ये जो अपन जब एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू निकलती है, तो जो x की वैल्यू निकलती है उसी को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और ये x की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 6 दी हुई है, क्रिटिकल पॉइंट 6 दिया हुआ है, तो आप x के प्लेस पे 6 रख दो तो m की वैल्यू आ जाएगी। रखो, विच एम्प्लाइज -0.2 इंटू 6 प्लस m इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका, 6 का इंटू करेंगे तो -6 2 जा 12, तो 1.2 हो जाएगा माइनस का, प्लस m इज इक्वल टू 0। मेरे को m की वैल्यू चाहिए, तो m इज इक्वल टू -1.2 का शिफ्ट करेंगे तो +1.2 हो जाएगा,
ये आ गई आपकी m की वैल्यू, एक आंसर आपका ये भी हो गया। m की वैल्यू आ गई 1.2, यही पूछा था उसने m की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट m, आ गई 1.2। दो क्वेश्चन हो गए आपके, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट लेंगे, समझ में आ रहा है? ये थर्ड में आपके चॉइस दी हुई है आपको, थर्ड पार्ट में ये करो या फिर इसका और वाला करो, लेकिन थर्ड पार्ट जो है ये 2 मार्क्स का है। पहले वाले जो है वो 1 मार्क के हैं, और ये थर्ड वाला 2 मार्क्स का है। इसमें से कोई भी एक करना आपको, मैं पहले थर्ड वाला करता हूँ फिर उसका और बताऊंगा। चलिए देखिए पार्ट थर्ड, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए आपको वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जहां पर ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंटरवल फाइंड आउट करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इंटरवल के लिए अपन क्या करते हैं कि जो अपना डेरिवेटिव रहता है उसको ले लो। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या निकाले हमने, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये आया है -0.2x प्लस एम, और इसमें m की वैल्यू रख देंगे -0.2x प्लस एम, ये है अपना डेरिवेटिव, इसमें m की वैल्यू रख दो। एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू -0.2x और m की वैल्यू है 1.2, अभी निकाले अपन ने 1.2, ये 1.2 रख दिए यहाँ पे, मेंशन कर देता हूँ मैं, सिंस m इज इक्वल टू 1.2, यहाँ से मैं -0.2 कॉमन निकाल लेता हूँ, विच एम्प्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -0.2 कॉमन निकाल लिया मैंने, यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा, -6 बचेगा। देखो आप इंटू करके देख लो तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, -0.2 का x में इंटू करेंगे तो -0.2x आ जाएगा, और -0.2 का 6 में इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 जा 12, और एक डिजिट का डेसिमल लगा देंगे तो 1.2 प्लस का आ जाएगा आपका। ये ऐसा इसलिए कर दिए कि अब अगर अपन इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। अब अपने को वो इंटरवल निकालना है जिसके लिए ये जो फंक्शन था आपका वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब फंक्शन रहता है तो उसका डेरिवेटिव कैसा होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव कैसा होता है, लेस देन 0 होता है। तो इसको फिगर की हेल्प से या डायग्राम की हेल्प से बताऊंगा मैं आपको। अब देखिए अपने पास में x की वैल्यू है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 12, मतलब 0 to 12, x की वैल्यू 0 है और 12 है, और बाकी की जो वैल्यू आएगी उसके बीच में आएगी, ये क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है, तो अपन यहीं तक का इंटरवल बनाएंगे। यहाँ से अपन x - 6 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा। एक पॉइंट यहाँ से मिलेगा आपको, और 2 पॉइंट आपके 0 और 12 है, तो एक तो ले लो आप 0, यहाँ पे ले लेते हैं 0, और यहाँ पे ले लेते हैं 12। अब देखिए ये जो दोनों पॉइंट है ये क्लोज्ड इंटरवल के अंदर है, मतलब x इज इक्वल टू 0 भी इंक्लूडेड है और आपका x इज इक्वल टू 12 भी इंक्लूडेड है, तो सर्कल जो बनाएंगे वो डार्क बनाएंगे। ये आपका 0 हो गया और ये आपका 12 हो गया। अब इन दोनों के बीच में ही आपका 6 आएगा जो क्रिटिकल पॉइंट है, तो 6 को मैं यहां ले लेता हूं। अब देखिए, अब ये जो 6 है, ये 6 का जो सर्कल है ये 6 है। अब इस 6 के सर्कल को आप हॉलो रहने देंगे, इसको डार्क नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अपन इसको डार्क कर देंगे, इसको अगर अपन डार्क कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि 6 भी इंक्लूडेड हो जाएगा, और 6 अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो देखो अगर x की वैल्यू 6 अपन यहाँ रख देंगे तो ये -6 + 6 कैंसिल होकर ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाएगा। और आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आपको पता है कि डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो 0 से बड़ा होना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, और 0 से छोटा होना चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। इसलिए इस 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे हॉलो सर्कल बनाया है। और इन दोनों पॉइंट को इंक्लूड करने से 0 के इक्वल नहीं आएगा। देखो जैसे 0 रख देंगे x के प्लेस पे तो ये -6 का इंटू -2 में करेंगे, -0.2 में करेंगे तो +1.2 आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, 0 नहीं आएगा। और अगर अपन 12 को रखेंगे तो 12 - 6 करेंगे तो 6 का इंटू -0.2 में करेंगे तो -1.2 आ जाएगा। ये भी आपका 0 के इक्वल नहीं है, 0 से छोटा है, तो 12 को और 0 को इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन 6 को इंक्लूड नहीं करना है आपको। अब यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल बना और यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल बना। अब इस इंटरवल में डेरिवेटिव कैसा होता है और इस इंटरवल में डेरिवेटिव कैसा होता है, अपन इसके साइन कन्वेंशन से साइन ले लेते हैं। अब देखो ये -0.2 है ना, -0.2, अपन इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, ये वाले इंटरवल में है ना, ये वाले इंटरवल में ये डेरिवेटिव का साइन क्या आएगा, तो -0.2, ये तो एक कांस्टेंट है, ये नेगेटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ तो मैं माइनस लगा देता हूँ, ये एक माइनस है ना। अब यहाँ पर
अगर आप वैल्यू रखेंगे इस इंटरवल में से, या इंटरवल क्या कह रहा, इसमें वैल्यू 0 है और 0 से बड़ी है और 6 से छोटी है, 6 नहीं आएगा इसके अंदर, 0 और 0 से बड़ी और 6 से छोटी, मतलब 5.9 तक रख सकते हैं, 6 को नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है 6 को, क्योंकि 6 अगर x के प्लेस पर रखेंगे तो ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, तो डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। तो 6 से छोटी वैल्यू और 0 से बड़ी वैल्यू, कोई भी वैल्यू रख देते हैं जो 6 से छोटी और 0 से बड़ी, मान लीजिए 5 रखिए अपन, ऐसी हो रही 5 देखो 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो 5 माइनस 6 करेंगे तो ये -1 आएगा, और -1 का 0.2 में इंटू करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस 0.2 हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव हो जाएगा इस इंटरवल यहाँ से। तो आप देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा आपका इस इंटरवल में, आएगा। फिर ऐसे ये वाले इंटरवल में 6 से बड़ी और 12 से छोटी, तो यहाँ पे तो 0.2 है, तो ये तो आपको हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये माइनस लगाया मैंने। और उसके बाद ये 6 को नहीं लेना है, 6 से बड़ी और 12 से छोटी है, 12 के इक्वल वैल्यू ले सकते हैं, तो 6 से बड़ा 7 ले लिए मान लो आपने, 7 माइनस 6 करें, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप, 6 से बड़ी और 12 से छोटी या 12 के इक्वल। तो 6 से बड़ी 7 रख दी यहाँ पे, 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 प्लस का आएगा, 1 प्लस के 1 में 0.2 का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, -0.2 आ जाएगा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। दोनों नेगेटिव का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, किस इंटरवल में, इस इंटरवल में। अब जिस इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 है, नेगेटिव है, वहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, और जिस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो दोनों को लिख देते हैं, देयरफॉर f is strictly increasing in कौन से इंटरवल में, ये वाले इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, आ रहा है पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में डेरिवेटिव कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। कैसा इंटरवल है ये, 6 इंक्लूड नहीं है इसमें, 6 से बड़ी और 12 से छोटी और 12 इंक्लूडेड है, तो सेमी ओपन इंटरवल 6 to 12, सेमी ओपन इंटरवल ऐसा बनाएंगे 6 to 12। देखो ये सेमी ओपन इंटरवल है, मतलब ये आधा ओपन है और आधा क्लोज है, इसमें 6 इंक्लूड नहीं है, 6 से बड़ी वैल्यू है 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, और 12 भी इंक्लूड है इसके अंदर। 6 से बड़ी और 12 के इक्वल और 12 से छोटी वैल्यूज इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इस इंटरवल के अंदर ये जो आपका फंक्शन था, जो भी आपका फंक्शन गिवन था f(x) वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल, मतलब इस इंटरवल में से आप कहीं से भी कोई भी वैल्यू रख के देखो, 6 से बड़ी, 12 से छोटी और 12 के बराबर, तो डेरिवेटिव जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा, पॉजिटिव आ रहा है मतलब ग्रेटर देन 0, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल में। और इस इंटरवल में देखो डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल। एंड f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एन, किस इंटरवल में देख लो, 0 इंक्लूड है इसके अंदर लेकिन 6 इंक्लूड नहीं, तो सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोलेंगे, सेमी क्लोज्ड इंटरवल ऐसा, में 0 को इंक्लूड करना है लेकिन 6 को इंक्लूड नहीं करना है, 0 to 6, 0 इंक्लूडेड है और 0 से बड़ी वैल्यू लेकिन 6 इंक्लूड नहीं है, ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल हो गया। इस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन था वो कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, बस ऐसे ही करना है आपको। ये दोनों वैल्यू इंक्लूड थी 0 और 12, देखो 0 और 12 को यदि अपन इसके अंदर रखेंगे तो वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगी, अपने को डेरिवेटिव 0 नहीं चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए 0 से बड़ा चाहिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए 0 से छोटा चाहिए, इसलिए आप 0 को और 12 को इंक्लूड करेंगे और 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 6 को इंक्लूड करने से डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ऐसे कर लेंगे आप, ये हो गए इसके तीनों पार्ट, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है ये। इसी थर्ड का और है ये, आप शुरू के 3 पार्ट, शुरू के 2 पार्ट तो आपको करना ही है, ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें चॉइस दी हुई है आपको और करके, तो मैं इसको ले लेता हूँ थर्ड वाले का। और फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम के पॉइंट फाइंड आउट करना है, इफ एनी, अगर कोई हो तो, इन द इंटरवल ओपन इंटरवल 0,12 as well as the point of absolute maximum or absolute minimum in the interval closed interval 0,12. Also find the corresponding local maximum or local minimum and absolute maximum and absolute minimum values of the function. फंक्शन की आपको ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करना है, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, और उसके पॉइंट्स भी फाइंड आउट करना है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, किस पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमम है, किस पे लोकल मिनिमम है,
किस पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, किस पे एब्सोल्यूट मिनिमम है, सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करना है। अपने पास में क्रिटिकल पॉइंट जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एफ डैश ऑफ एक्स को जब अपन 0 रख के सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू जो है वो 6 क्रिटिकल पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो आपको एफ डैश ऑफ एक्स को 0 रख के सॉल्व करने की, डबल से आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट तो अपने पास में है, क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 6, और ये 6 किस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है आपका, 0,12 से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू 0,12, ओपन इंटरवल दिया था 0,12, इससे बिलोंग कर रहा है क्रिटिकल पॉइंट, मतलब 0 से बड़ा है और 12 से छोटा है। ठीक, अब अपने को करना क्या है, अपने को लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अपन करते क्या है कि जो फंक्शन अपने को दिया रहता है एफ ऑफ एक्स, उसको पहले डिफरेंशिएट करके एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, है ना, और फिर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए इस एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं, और एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रख के आप एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो जो एक्स की वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 आई है, आपकी क्रिटिकल पॉइंट 6 दिया है, तो एक्स की वैल्यू 6 आई। तो अब इस 6 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लोकल मैक्सिमा होगी या लोकल मिनिमा होगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करते हैं। एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, उसका सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ये जो भी पॉइंट दिया उसके ऊपर, और अगर उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है, लेस देन 0 आ जाता है मतलब कोई नेगेटिव क्वांटिटी आती है, तो वो फंक्शन जो होता है लोकल मैक्सिमम होता है और वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा होता है। और अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव की एक्स इज इक्वल टू जो भी पॉइंट आएगा आपका क्रिटिकल पॉइंट, उसके ऊपर अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो लोकल मिनिमम होती है। ठीक, और वो पॉइंट लोकल मिनिमम हो जाता है। तो अपने को यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव तो अपन निकाल चुके हैं पहले, एफ डैश ऑफ एक्स अपन ने निकाल लिए, ये एफ डैश ऑफ एक्स, एम की वैल्यू भी अपने पास है 1.2, तो आपको बार बार एफ डैश ऑफ एक्स निकालने की जरूरत नहीं है। एफ डैश ऑफ एक्स अपने पास में निकला हुआ, अपन डायरेक्ट इसका सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट करके सेकंड डेरिवेटिव निकालें। फर्स्ट डेरिवेटिव पहले निकला हुआ इसलिए डबल से नहीं निकाले, तो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था अपने पास में, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट डेरिवेटिव को लिख लो, देख के अपन ने निकाल के रखें, ये एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.2 एक्स प्लस एम, और एम की वैल्यू भी अपने पास 1.2, माइनस 0.2 एक्स प्लस एम, एम की वैल्यू 1.2, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। ये निकाल लिए अपन ने पहले, बार बार नहीं निकाल रहे। इसको सेकंड डेरिवेटिव के लिए एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 0.2 सामने आएगा और एक्स का 1 हो जाएगा, ये माइनस 0.2 आ गया और ये प्लस 1.2 का 0 हो जाएगा, तो ये माइनस 0.2 आया एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब अपने को क्रिटिकल पॉइंट अपने पास में है एक्स इज इक्वल टू 6, तो इसके ऊपर डेरिवेटिव चेक कर लो, तो विच एम्प्लाइज एफ डबल डैश ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 6 के ऊपर चेक करो, एक्स के प्लेस पे 6, इधर 6 रख दो आप एक्स के प्लेस पे, तो यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, तो ये माइनस 0.2 ही आएगा, माइनस 0.2। अब देखो माइनस 0.2 लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है, तो यहाँ पे अपना क्या हुआ कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो एट एक्स इज इक्वल टू 6 के ऊपर, 6 क्रिटिकल पॉइंट है, इसके ऊपर ये लेस देन 0 मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव जब लेस देन 0 होता है तो वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो एक्स इज इक्वल टू 6 क्या हो गया आपका, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम हो गया है। Therefore x is equal to 6 is the point of local maxima, या मैक्सिमम बोल सकते हैं, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है x इज इक्वल टू 6, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है। अब आपको क्या बोला था उसने, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो x इज इक्वल टू 6 जो है वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। अब इफ एनी इन द इंटरवल 0,12, 0,12 के अंदर आ रहा है ये 6, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये पहला पार्ट हो गया इसका। आगे क्या बोल रहा है ये, करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी पूछ रहा है, तो अपने पास में लोकल मैक्सिमम
पॉइंट आ गया अपने पास में, लोकल मैक्सिमम पॉइंट आ गया, तो इससे लोकल मैक्सिमम वैल्यू पहले निकाल लेते हैं अपन। लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी इसकी, लोकल मिनिमम नहीं निकलेगी, क्योंकि पॉइंट जो है वो लोकल मैक्सिमा है और इसके ऊपर डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 आ रहा है। तो पहले लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो फंक्शन गिवन था आपका एफ ऑफ एक्स, ये वाला जो फंक्शन था आपका, ये एफ ऑफ एक्स, इस एफ ऑफ एक्स में एक्स के प्लेस पे 6 रख दो। तो पहले मैं एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूँ। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था वो, -0.1 एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स और प्लस 98.6, ये फंक्शन है। फंक्शन में वैल्यू रख के आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब रख दो आप यहाँ पर x के प्लेस पे रख दो 6, m की वैल्यू 1.2 है अपने पास में, ये हो जाएगा आपका f ऑफ 6 इज इक्वल टू -0.1 और x की वैल्यू है 6, तो इसका स्क्वायर प्लस m की वैल्यू है 1.2 और x की वैल्यू है 6 प्लस 98.6। करो इसको सॉल्व, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, उसको -0.1 से मल्टीप्लाई करें तो -3.6 हो जाएगा, एक डिजिट का डेसिमल लगा देंगे, प्लस 12 6 जा 72 होता है और एक डिजिट का डेसिमल लगा देंगे तो 7.2 प्लस 98.6। ये दोनों प्लस वाली, इन दोनों को प्लस करो, फिर इसको माइनस करेंगे, -3.6 प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 7 15, 5 और 9 9 1 10, 105.8। देखो एक डिजिट का डेसिमल लगा देना है आपको, 105.8 में से 3.6 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऐसा माइनस करेंगे, 105.8 में से आपको 3.6 को माइनस करना है, 8 में 6 माइनस करेंगे 2, ये डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 माइनस 3 करेंगे 2 0 1, 102.2, ये आ जाएगा 102, 102.2, 102.2। ये आ गई आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। और किसके ऊपर आ रही है ये, एट एक्स इज इक्वल टू 6 के ऊपर, लोकल मैक्सिमम पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 6 है। ये भी आपका एक आंसर हो गया, ये भी एक आंसर हो गया। क्या निकाल लिए, करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकाले, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी इसके अंदर, क्योंकि लोकल मैक्सिमम पॉइंट था, लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं निकलेगी। एंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पे निकालना, और यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के पॉइंट्स भी निकालना है 0,12 के अंदर। तो आपको याद आता होगा, ये आपको पता है कि जब भी अपने को एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। क्या करते हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट आता है, एफ डेस ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखने के बाद सॉल्व करके एक्स की जो वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 है निकली हुई। अब ये 6 और जो इंटरवल दिया रहता है उसकी एंड वैल्यूज ले लेते थे, ये क्लोज्ड इंटरवल है 0,12, तो 0 भी ले लेंगे, 12 भी ले लेंगे और ये 6 भी ले लेंगे। तीनों के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोल देंगे, और जिस पॉइंट के ऊपर होगी वो वही आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सबसे छोटी जो होगी उसको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलेंगे, और जिस पॉइंट पर सबसे छोटी वैल्यू निकलेगी उसको एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट बोल देंगे। देखो यहाँ पे इसने क्लोज्ड इंटरवल दिया है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट्स के लिए आपको इंटरवल क्लोज दिया है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये होता है कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना, और एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम, तो आपको डबल डेरिवेटिव की उसमें जरूरत नहीं पड़ती, मतलब सेकंड डेरिवेटिव उसके अंदर अप्लाई नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट वैल्यू निकल जाती है उसके अंदर। तो अब करते हैं अपन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ यहाँ, -0.1 एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस 98.6, ये आपका एफ है। अब अपने पास में वैल्यू कौन कौन सी है, एक्स की वैल्यू कौन कौन सी है, एक्स की एक वैल्यू तो 6 है, एक्स की एक वैल्यू 6 है, फिर एक वैल्यू 0 और एक वैल्यू 12, तो तीनों के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते। तो एफ ऑफ 6 की वैल्यू तो अपन ने निकाल ली, 102 आई गई, 102.2 आ गई, इसको डबल से निकालने की जरूरत नहीं। आप 0 के ऊपर और 12 के ऊपर निकाल लो। एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, एक्स के प्लेस पे 0 रख दो, -0.1 इंटू 0 स्क्वेयर प्लस एम की वैल्यू 1.2 इंटू 0 प्लस 98.6 को सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 98.6, 98.6 आ गया आपका एफ ऑफ 0।
एंड एफ ऑफ 12 निकाल लो, एफ ऑफ 12 एक्स के प्लेस पे 12 रख दो, माइनस 0.1 इंटू 12 स्क्वेयर प्लस एम की वैल्यू 1.2 इंटू एक्स की वैल्यू 12 प्लस 98.6। करो इसको सॉल्व। देखो 12 का स्क्वायर 144, 144 में 0.1 का इंटू करेंगे तो 1 का इंटू करेंगे तो 144 ही आएगा, और एक डिजिट का डेसिमल लगा लो तो माइनस 14.4 हो जाएगा माइनस 14.4, और प्लस ये 1.2 में 12 का इंटू करेंगे तो 12 में 12 का इंटू कर लो तो 144, और एक डिजिट का डेसिमल लगा लो तो ये भी 14.4 हो जाएगा। 14.4 प्लस का आ गया प्लस 98.6, ये नेगेटिव 14.4 और ये पॉजिटिव 14.4, ये कैंसल्ड। क्या आ गया आपका? एफ ऑफ 12 इज इक्वल टू 98.6। अब देखिए अपने पास में तीन वैल्यू आ गई, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 98.6, एफ ऑफ 12 की वैल्यू भी 98.6 और एफ ऑफ 6 की वैल्यू 102.2। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको? ये 102.2 दिख रही, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट हो गया 6। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही? 98.6 दिख रही, ये छोटी, दोनों वैल्यू छोटी है। और ये किसके ऊपर आ रही है? एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 12 के ऊपर, तो दोनों को लिख देते हैं अपन। देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू is equal to 102.2 at x is equal to 6। x is equal to 6 के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 102.2 at x is equal, ये पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया। और एब्सोल्यूट मिनिमम लिख लो, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम है 98.6 एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर भी है एंड 12 के ऊपर भी है, 0 एंड 12 दोनों के ऊपर सेम वैल्यू है 98.6। तो ये दोनों भी जो है पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएंगे। देखो सारी चीजें अपन ने कैलकुलेट कर ली, जितनी चीजें उसने पूछा था। पॉइंट लोकल मैक्सिमा का पॉइंट पूछा था तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट तो एक्स इज इक्वल टू 6 हो गया। मैक्सिमा या मिनिमा पूछा था तो लोकल मैक्सिमा आया। उसके बाद लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई 102.2। उसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम का पॉइंट आ गया एक्स इज इक्वल टू 6। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ गई, एब्सोल्यूट मिनिमम का पॉइंट आ गया एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 12। तो ये क्वेश्चन ऐसे डन हो गया, ऐसे करना है आपको। तो ये थर्ड वाले का और है, आप चाहे तो ये करो या फिर वो इंटरवल फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 37, केस स्टडी 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे पैसेज लिखा हुआ है, उसको रीड करना है और जो क्वेश्चन दिए उसके आंसर देना है। In an elliptical sport field, the authority wants to design a rectangular soccer field with the maximum possible area. The sport field is given by the graph of x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। देखो एक एलिप्टिकल स्पोर्ट फील्ड दिया हुआ है आपको, ये दिख रहा है, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। द अथॉरिटी वांट्स टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर सॉकर, जो अथॉरिटी होगी वहां की वो उसमें एक रेक्टेंगुलर सॉकर बनाना चाहती है। सॉकर फील्ड, सॉकर फील्ड मतलब फुटबॉल के ग्राउंड को सॉकर फील्ड भी बोलते हैं, सॉकर भी बोलते हैं फुटबॉल के ग्राउंड को। तो जो अथॉरिटी है वो रेक्टेंगुलर सॉकर फील्ड बनाना चाहती है विथ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। उसका एरिया कैसे होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। द स्पोर्ट फील्ड इज गिवन बाय द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है इस ग्राफ के अंदर। तो यहाँ देखो, ये दिख रहा है आपको, ये ग्राउंड है और ये कैसा है? एलिप्स के शेप में, एलिप्टिकल ग्राउंड है ये ऐसा। अब इसके अंदर ये देखो, ये है रेक्टेंगुलर सॉकर, ऐसा रहता ना, एक इधर गोल का पोस्ट रहता है, ये रहता है, ये रेक्टेंगल जैसा है। तो अथॉरिटी जो है इसको रेक्टेंगुलर सॉकर मतलब रेक्टेंगुलर फुटबॉल का ग्राउंड बनाना चाहती है, और ऐसा बनाना चाहती है कि इसका एरिया कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट है इसका, the length and breadth of the rectangular field be 2x and 2y respectively, then find the area function in terms of x। अगर उसकी लेंथ 2x है इस रेक्टेंगुलर फील्ड की और उसकी विड्थ 2y है ये वाली, फाइंड द एरिया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। x के टर्म में आपको इस फील्ड का एरिया कैलकुलेट करना है। दूसरा पार्ट है,
फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन, जो फंक्शन है उसका क्रिटिकल पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है। थर्ड पार्ट है use first derivative test to find the length 2x and width 2y of the soccer field in terms of a and b। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके उस सॉकर फील्ड की लेंथ 2x और विड्थ उसकी 2y आपको कैलकुलेट करना है, दैट मैक्सिमाइज इट्स एरिया, जिससे कि उसका एरिया मैक्सिमम हो जाए। और इस थर्ड वाले पार्ट का और दिया हुआ है यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ 2x एंड विड्थ 2y ऑफ द सॉकर फील्ड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी दैट मैक्सिमाइज इट्स एरिया। ये थर्ड वाले में चॉइस दी हुई है आपको, ये पहला वाला करो या फिर और वाला करो। इसमें सेकंड डेरिवेटिव का यूज करना है लेंथ और विड्थ कैलकुलेट करने के लिए, और इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करना है। तो मैं दोनों बताऊंगा आपको वन बाय वन। ये फर्स्ट और सेकंड तो आपको करना ही है, ये थर्ड वाले के लिए चॉइस है, आप चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करके करो चाहे सेकंड डेरिवेटिव का यूज करके करो, मैं आपको दोनों से बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो ग्राफ दिया हुआ है मैं इस ग्राफ को ले लेता हूँ। एलिप्स है ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो देखने से समझ में आ रहा है आपको, ये एलिप्स का इक्वेशन है और इसकी मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। देखो ये जो एलिप्स दिया हुआ है आपको ये ऐसा दिख रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही इसकी मेजर एक्सिस होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस लिख दिया है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो x के टर्म में, तो विच एम्प्लाइज वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, विच एम्प्लाइज, और थोड़ा सॉल्व कर लो, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो विच एम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ये अपॉन ए स्क्वायर ऐसा लिख लो, इनटू इसको ब्रैकेट में लिख लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आई, अपने को वाई की चाहिए तो वाई निकाल लो, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, तो ये वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो बी अपॉन ए हो जाएगा, और इसका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अपन ने अंडर रूट लिए दोनों साइड का, तो प्लस माइनस का साइन लेना था, लेकिन प्लस माइनस का साइन ना लेके अपन ने केवल प्लस वाली वैल्यू लिए। क्यों लिए? क्योंकि 2y जो है आपकी विड्थ है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। विड्थ और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए y की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव ली। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। पहले देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, वो जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी लेंथ 2x है एंड विड्थ उसकी 2y रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एरिया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। तो आपको एरिया फंक्शन फाइंड आउट करना है x के टर्म में, मतलब इसका एरिया निकालना है। तो क्या होता है एरिया, ए ले लेते एरिया को, a इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी दी हुई है आपको? 2x दी हुई है, और ब्रेथ कितनी दी हुई है? 2y दी हुई है। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 4x, और y की वैल्यू रख दो, ये y की वैल्यू निकाले अपन ने, y की वैल्यू b अपॉन ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिख लो, तो विच एम्प्लाइज एरिया a इज इक्वल टू 4b अपॉन ए इंटू एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना एरिया आ जाएगा उस रेक्टेंगुलर फील्ड का, 4b अपॉन ए इंटू एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका एक आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। एरिया a इज इक्वल टू 4b अपॉन ए इंटू एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये एरिया फंक्शन हो गया, और ये x के टर्म में, वही बोला था उसने, फाइंड द एरिया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए पार्ट सेकंड, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। ये जो फंक्शन आपको मिला है एरिया फंक्शन, इसका क्रिटिकल पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम x के टर्म में है वो, तो उसको डिफरेंशिएट करके dA/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो x की वैल्यू आएगी वही क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट क्या होता है?
जिस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव अपने साइन को चेंज करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, उसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो अपने को क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो एरिया में ये वाला ले लेता हूँ और इसको डिफरेंशिएट करता हूँ पहले। तो एरिया क्या है, ए इज इक्वल टू 4b अपॉन ए इंटू एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यही वाला है, देख लो एरिया 4b अपॉन ए इंटू एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये ले लिया है। अब अपने को क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं और उसको जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, तो एक्स की वैल्यू आएगी, जो एक्स की वैल्यू आएगी वही आपका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। करो इसको डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ए का डिफरेंशिएशन डी ए बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 4b अपॉन ए तो कांस्टेंट है, इसको सामने ले लो। अब यहाँ देखो ये x और ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल आप डेरिवेटिव लगाते हैं, यहाँ पर लगा दो। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है x और डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, इस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो अंडर रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, ये क्या हो जाएगा 1/2 और रूट एक्स की प्लेस पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे चेन रूल से, तो ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन ये वाला अंडर रूट वाला, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, एक्स का डेरिवेटिव एक्स का 1 हो गया। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू 4b अपॉन ए, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, इन 2 में है तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बचा x और ये माइनस एक्स है, दोनों का इंटू कर लेते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ऐसा आया। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर which is equal to 4b अपॉन a इंटू एलसीएम ले रहे हैं अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इससे डिवाइड कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम 1 का इंटू करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस इसके अपॉन 1 से डिवाइड कर दिया अंडर रूट आएगा, अंडर रूट का ये अंडर रूट में इंटू करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको और थोड़ा सा सिंपल करके लिख लो, विच इज इक्वल टू 4b अपॉन ए इंटू क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ -2x स्क्वायर और अपॉन का अंडर रूट ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये आ गया आपका डेरिवेटिव, डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है, डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4b अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर -2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपने को क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू इसको यहाँ रख के सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो, विच एम्प्लाइज डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू 4b अपॉन ए इंटू ए स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दिया। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, तो देखो a इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा और ये 4b का भी 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ बच जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x माइनस 2x को शिफ्ट कर दिए तो x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2। अपने को x की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू दोनों साइड का अंडर रूट ले लो, a स्क्वायर का अंडर रूट a और 2 का अंडर रूट 2,
a अपॉन रूट टू। अब देखो अपने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया या अंडर रूट लिए तो प्लस माइनस का साइन लेना चाहिए, लेकिन हमने केवल प्लस वाली वैल्यू लिए, माइनस वाली वैल्यू नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है आपका, रेक्टेंगुलर सॉकर जो है उसकी लेंथ 2x है, 2x लेंथ है, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मैंने माइनस साइन नहीं लिया, केवल प्लस वाला लिया। तो x इजिकल टू a अपॉन रूट टू, एक पॉइंट आ गया, x इजिकल टू a अपॉन रूट टू, और यही आपका क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव अपने साइन को चेंज करेगा। इसको लिख देता हूं मैं कि क्रिटिकल पॉइंट है, यह है आपका क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। यही कैलकुलेट करना था अपने को, ये एक आंसर आपका और हो गया, ये भी आंसर है, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। देखिए आसान था, आसानी से आप डिफरेंशिएट करो एरिया फंक्शन को, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी ए बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालो। यहाँ पे ध्यान रखो कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसलिए मैंने केवल प्लस वाला साइन लिया। रीजन इज बिकॉज की 2x जो है उसकी लेंथ दी हुई है फील्ड की, और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। देखिए पार्ट थर्ड, यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करना है डी ए बाई डी एक्स का, टू फाइंड द लेंथ 2x, लेंथ 2x एंड विड्थ 2y ऑफ द सॉकर फील्ड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के टर्म में आपको 2x और 2y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, लेकिन यूज किसका करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करना है, दैट मैक्सिमाइज इट्स एरिया, जिससे कि उसका एरिया मैक्सिमाइज हो जाए या मैक्सिमम एरिया। जो सॉकर फील्ड है उसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, उसके लिए आपको लेंथ 2x और विड्थ 2y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, और यूज आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव नहीं करना है, सेकंड डेरिवेटिव इसके और वाले पार्ट में बोला, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करके 2x और 2y की वैल्यू निकालेंगे तो वो लेंथ और विड्थ हो जाएगी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो अपने पास में निकला हुआ है, ये निकाला है मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव, कहाँ गया? ये वाला, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, यही वाला ले लेता हूँ मैं पहले। क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव? डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4b अपॉन a इंटू a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, 4b अपॉन a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ये फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी का यूज करके आपको 2x और 2y कैलकुलेट करना है। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अपन इसको ऐसा सॉल्व करो कि ऊपर से आपकी x की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ से ये -2 को मैं कॉमन निकालता हूँ पहले, तो -2 को कॉमन निकालेंगे तो ये 4 है, 4 टू जा -8 भी हो जाएगा, और अपॉन a, ये -2 को कॉमन निकाला है मैंने यहाँ से, -2 को इसलिए कॉमन निकाला ताकि अपने को केवल x मिल जाए। देखो पहले ये वाली टर्म में से निकाल लेते हैं, -2 कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस का बचेगा। अब यहाँ पर तो था नहीं आपका 2, है ना, -2 यहाँ था नहीं, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये प्लस था, अपन ने माइनस लिए, तो माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 ऐसा लिखना पड़ेगा इसको। अब देखो आप इंटू करके देख लो, -2 का इसके अंदर तो ये आ जाएगा, -2x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें -2 का इंटू करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को वैसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे अपन आइडेंटिटी लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 में एक ब्रैकेट में x प्लस ए अपॉन रूट 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस ए अपॉन रूट 2, ये a स्क्वायर हो गया और ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो विच इज इक्वल टू -8b अपॉन a इंटू ऊपर आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो ये x प्लस ए अपॉन रूट 2 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस ए अपॉन रूट। देखो ये a स्क्वायर था और ये b स्क्वायर था, यहाँ पे ये रूट 2 का स्क्वायर, इसको a अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, और ये एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में x प्लस ए अपॉन रूट 2 और एक में x माइनस ए अपॉन रूट 2, और नीचे वाले को ऐसे रहेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऐसा इसलिए किया हमने कि जब अपन यहाँ पर इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाए, यहाँ पे इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन रूट 2 आ जाएगा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2 आ जाएगा, है ना, इसलिए हमने इसको ऐसे फॉर्म में लिखे। अब देखिए, अब अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके
ये 2x और 2y कैलकुलेट करना है। ये तो अपने को नेगेटिव साइन दे देगा। यहाँ से अगर इसको अपन 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -a/√2 आएगा। लेकिन x जो है वो आपका कैसा है, x आपका कैसा है, x लेंथ है आपकी 2x, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये वाली वैल्यू तो आएगी नहीं। इसको 0 के इक्वल अगर अपन ने रखें तो x -a/√2 को 0 के इक्वल रखें तो x इज इक्वल टू a/√2, ये आ रही पॉजिटिव वैल्यू, तो अपने को यहाँ से x की एक वैल्यू मिलेगी a/√2, और वही a/√2 क्या है, अपना क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव अपने साइन को चेंज करता है। तो x की एक वैल्यू ये हो गई। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं अपन। देखो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक पॉइंट, तो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपन। क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे पॉइंट को, क्योंकि x इज इक्वल टू a/√2 को अगर अपन इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे जब अपन उसको रखेंगे a/√2 को तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। अपने को 0 नहीं चाहिए, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 चाहिए, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं कर रहा है। अब इसके इस साइड में वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी, कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, ये प्लस इन्फिनिटी। और इस साइड में a/√2 है, फिर कुछ और वैल्यू आएगी, फिर 0, -1, -2, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी। दो इंटरवल है। अब दो इंटरवल में डेरिवेटिव देख लो कौन सा साइन देता है। फर्स्ट डेरिवेटिव लगाएंगे अपन सिर्फ। हाँ, अब क्या है कि जैसे ये a/√2 है, तो a/√2 से हल्की सी छोटी वैल्यू रखना है आपको, इससे जरा स्लाइटली लेसर वैल्यू रखना है तो इधर आएंगे, और हल्की सी बड़ी वैल्यू रखेंगे तो अपन इधर आएंगे। तो इससे छोटी यदि अपन कोई वैल्यू यहाँ पे रखते हैं इस इंटरवल के अंदर, कौन से इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर, ये इंटरवल कैसा है आपका, a/√2 से छोटी वैल्यू और -इन्फिनिटी से बड़ी वैल्यू। तो इससे छोटी अगर अपन कोई भी वैल्यू रखेंगे, किससे, a/√2 से छोटी वैल्यू रखना है। तो देखो यहाँ रखेंगे, यहाँ तो है ही नहीं आपका, ये तो कांस्टेंट है, ये तो आपको हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी देगा, तो ये नेगेटिव हो गया पहला वाला, है ना। ये -8b/a है, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव लगा दिया। अब यहाँ पे देखो आप a/√2 से छोटी वैल्यू रखना है आपको, तो यहाँ पे a/√2 से छोटी वैल्यू रखें तो ये a/√2 पॉजिटिव बड़ा है, इससे छोटी वैल्यू रखें तो यहाँ से प्लस का साइन आएगा, यहाँ से आपको प्लस साइन मिलेगा। फिर x की वैल्यू a/√2 से थोड़ी छोटी रखना है, यहाँ पे छोटी वैल्यू रखेंगे आप, और ये a/√2 के सामने माइनस है, ये छोटी वैल्यू रखेंगे और ये बड़ी वाली वैल्यू माइनस है, तो यहाँ से नेगेटिव साइन आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। कोई भी आप इससे छोटी वैल्यू रख के देख लो तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा ना, क्योंकि देखो a/√2 है और इससे छोटी वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो इससे छोटी वैल्यू रहेगी, सामने माइनस का साइन है, ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू के सामने माइनस है तो माइनस है। नीचे अगर आप x के प्लेस पे a/√2 से छोटी वैल्यू रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो देखो ये a स्क्वायर है पहले, यहाँ पे a स्क्वायर में से a/√2 का स्क्वायर जब माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, अपॉन पॉजिटिव। अब इस पूरे को यदि अपन सॉल्व करें, देखो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव को पॉजिटिव इंटू करें तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव कैसा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। इस इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव जो होगा वो पॉजिटिव, प्लस b लिख दिया मैंने, समझ में आ रहा। उसके बाद अब ये वाले इंटरवल में आओ, a/√2 से बड़ी वैल्यू रखना और इन्फिनिटी से छोटी, तो a/√2 से छोटी सी बड़ी वैल्यू रखेंगे, कोई भी बड़ी वैल्यू रख सकते हैं आप इससे। तो यहाँ तो है ही नहीं आपका, तो -8b/a, ये आपको हमेशा एक कैसी वैल्यू दे देगा, ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा। ये अपॉन वाला लाइन बना देता हूँ, ये माइनस दिया इसने इसने इधर चल रहा है अपन a/√2 से बड़ी, इन्फिनिटी से छोटी, मतलब इससे बड़ी वैल्यू रखो, थोड़ी सी बड़ी रखो। a/√2 से बड़ी वैल्यू जब यहाँ रखेंगे अपन, तो a/√2 से बड़ी वैल्यू रखे और ये भी प्लस है, तो यहाँ से क्या होगा आपका, a/√2 से बड़ी वैल्यू और ये a/√2 से प्लस करेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ये प्लस। उसके बाद a/√2 से बड़ी वैल्यू यहाँ रखना है, तो a/√2 से बड़ी वैल्यू और ये a/√2 उसमें से माइनस करेंगे, a/√2 से बड़ी वैल्यू में से a/√2 माइनस करेंगे तो यहाँ से भी पॉजिटिव साइन मिलेगा आपको, ये भी पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ पर a/√2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, लेकिन ये a स्क्वायर है आपका, तो a स्क्वायर में से a/√2 से बड़ी वैल्यू और उसको माइनस करेंगे तो भी यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो ये प्लस। इसको सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा डेरिवेटिव। इस इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा। बस हो गया अपना काम। देखो अपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करें, इधर आपको इससे छोटी वैल्यू रखना और इधर आपको इससे बड़ी वैल्यू रखना, मैंने इसके अंदर वैल्यू रखी है, साइन कन्वेंशन ऐसा बता दो। अब देखो डेरिवेटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव, ये
पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो और नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो। तो ये एक ऐसा पॉइंट है a/√2 जिसके ऊपर डेरिवेटिव जो है अपने नेचर को चेंज कर रहा। उसका डेरिवेटिव पहले पॉजिटिव था, फिर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा। तो देखो इसको एक मान लीजिए यहाँ पे आपका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है आपका a/√2। हाँ, तो a/√2 इसका डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब ये डेरिवेटिव कैसा जा रहा होगा, ये ऐसा डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है, यहाँ तक की आई है ऐसे। अब उसके बाद में डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा, मतलब इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये ऐसा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, होगा ऐसा। देखो डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, यहाँ तक क्या है, फिर डेरिवेटिव की वैल्यू कम होते 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 ऐसी होगी। तो डेरिवेटिव की सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है आपको इस पॉइंट की, देखो सबसे ज्यादा वैल्यू यहीं पे होगी। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। आपको इस पॉइंट के ऊपर ये जो क्रिटिकल पॉइंट है a/√2, x इक्वल टू a/√2, इसी के ऊपर आपको सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी। यह है आपका x इक्वल टू a/√2, और इसी पॉइंट के ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू देख लो, डेरिवेटिव की वैल्यू बड़ी होती जा रही है, बड़ा होता जा रहा, बड़ा होता जा रहा, सबसे ज्यादा यहाँ पे आया डेरिवेटिव, फिर उसके बाद में डेरिवेटिव की वैल्यू कम होते 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 ऐसी जा रही, मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है आपका। तो एरिया जो है मैक्सिमम हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमाइज, या मैक्सिमम बोल सकते हैं, मैक्सिमाइज बोला था तो मैक्सिमाइज बोलो, मैक्सिमाइज एट x इज इक्वल टू a/√2। ये जो पॉइंट था अपना x इज इक्वल टू a/√2, इसके ऊपर एरिया मैक्सिमम होगा। देखो अपन ने प्रूव कर दिया कि एरिया मैक्सिमाइज है इस पॉइंट को। अब इस x की वैल्यू की हेल्प से अपन 2x की वैल्यू और 2y की वैल्यू निकाल लेती है, निकालना है आपको। यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ 2x एंड 2y। अपन ने वेरीफाई कर लिया कि x इज इक्वल टू a/√2 पर इसका जो एरिया है वो मैक्सिमाइज है। अब डायरेक्ट लेंथ निकाल लेते हैं। नाउ लेंथ 2x, लेंथ इज इक्वल टू 2x, इसमें वैल्यू रख दो, तो ये 2 इंटू एक्स की वैल्यू a/√2। तो ये √2 से 2 को √2 टाइम कैंसिल कर लो, तो लेंथ क्या आ गई आपकी a√2, ये आ गई आपकी लेंथ a√2। देखो a और b के टर्म में निकालना था, तो लेंथ आ गई a√2। अब ऐसी विड्थ निकालते हैं इसकी, एंड विड्थ या ब्रेड्थ कुछ भी बोलो, विड्थ बोल लो, विड्थ इज इक्वल टू 2y। y की वैल्यू निकली वाली है अपने पास में, देख लो, तो y की वैल्यू निकाले थे अपन ने पहले, ये रही y की वैल्यू, b/a इंटू √a² माइनस x², 2 इंटू b/a इंटू √a² माइनस x²। ये y की वैल्यू रख दिया मैंने। अब इसमें आप x के प्लेस पे a/√2 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 2b/a इंटू √a² माइनस x² करेंगे तो a² हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 2b/a इंटू, इसको देखना ये a² में से a²/2 को माइनस करेंगे तो आधा a²/2 बचेगा, तो √a²/2 आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2b/a इंटू a² का √a और 2 का √2, ये a से a कैंसिल कर लो, √2 से ये 2 को √2 टाइम कैंसिल कर लो, तो क्या आ गया b√2 आ गया, क्या आ गया आपका b√2। ये आ गई आपकी विड्थ, लेंथ आ गई a√2 और विड्थ आ गई b√2। देखो एरिया को मैक्सिमम करते हुए दोनों लेंथ निकाल लिए और विड्थ निकाल ली। तो ऐसे आपको थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करके किया, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज किया हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज किया हमने यहाँ। चलिए इस थर्ड वाले का और वाला भी पार्ट है इसका, और अब आप चाहे तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव वाला ये वाला करो, फर्स्ट डेरिवेटिव वाला ये वाला पार्ट करो, और ये नहीं करना आपको तो सेकंड डेरिवेटिव वाला, दोनों में से कोई एक करना है आपको। पार्ट थर्ड, यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ 2x एंड विड्थ 2y। अब आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना है लेंथ 2x और विड्थ 2y को फाइंड आउट करने के लिए ऑफ द सॉकर फील्ड इन टर्म्स ऑफ a एंड b दैट मैक्सिमाइज इट्स एरिया। मतलब उसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, तो आप 2x और 2y की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो जो x की वैल्यू अपनी आई है a/√2, उसके ऊपर एरिया कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, जो क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन अपने को करना क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अपने पास में निकला हुआ है, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करके पहले सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, और आपको मालूम है कि सेकंड डेरिवेटिव
क्रिटिकल पॉइंट जो एक्स इजिकल टू ए अपॉन रूट टू के ऊपर अगर लेस देन जीरो आ जाएगा तो उसका एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। पहले उसके एरिया को मैक्सिमम प्रूव करेंगे और उसके बाद 2x में x के प्लेस पे अपॉन रूट टू और y की वैल्यू रख के x के प्लेस पे अपॉन रूट टू रख के लेंथ और विड्थ आपको निकालना। चलिए देखिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव अपने पास में dA बाय dx इज इक्वल टू, देख के लिख लो आप, फर्स्ट डेरिवेटिव उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये निकाले फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लिए थे, तो ये वाला लिख लो, ये वाला है ना, ये अच्छा रहेगा अपने को डिफरेंशिएट करना। ये भी है 4b अपॉन ए इंटू अंडर ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इसमें से -2 कॉमन निकाल के ये वाला ले लो, इससे अपन इसको डिफरेंशिएट ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे, इसलिए मैं ये भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं ये वाला ले लेता हूँ। -8b अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है मैंने, डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू ये वाली, -8b अपॉन ए ये वाला, डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू -8b अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। आप ये भी ले सकते हैं, मैंने ये वाला लिया। ये तो है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अपने को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा d2a बाई डी एक्स स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आएगा d2a बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -8b अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, इसको सामने रहने दो, 8b अपॉन ए, और अंदर यहाँ आपको कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। तो कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर ये अपॉन वाइड लाइन बना दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर डिनोमिनेटर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो देखो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, छोड़ दो उसको, 2x माइनस न्यूमरेटर ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट एक्स का 1 रूट एक्स होता है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पहले 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को फिर से करेंगे चेन रूल से, तो ए स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, ये हो गया आपका। ये हमने कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -8b अपॉन ए, ये 2x को पहले लिख लो, 2x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखना, ये माइनस है और एक माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस का प्लस कर लेता हूँ, प्लस ये x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन ये वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखना भाई, ध्यान से करना। अब ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके उसको नीचे लिख लेते, इज इक्वल टू -8b अपॉन ए इंटू, देखो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम लेके मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1 है, तो 1/2 प्लस 1 करें तो 3/2 पावर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसके अपॉन 1 से डिवाइड करें दिया आएगा, इसका अंडर रूट में इसमें इंटू करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 2x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इससे डिवाइड कर देंगे तो ये वाला अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ का, अपन इसके साथ में उसको मिक्स करके लिख दिए, ये x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा हो गया। ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया, ये आया है d2a बाई डी एक्स स्क्वायर। अब अपने पास में क्रिटिकल पॉइंट निकला हुआ है x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2,
तो इस x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू को इसके अंदर रखते हैं x के प्लेस पे और देखते हैं कि इसके डेरिवेटिव का साइन लेस देन जीरो आता है कि नहीं आता। लेस देन जीरो आ जाएगा तो एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। तो देयरफॉर d2a by dx square at x is equal to a upon रूट टू। जहां जहां आपको x दिख रहा उसके प्लेस पे आप a अपॉन रूट टू रख दो। ये माइनस 8b अपॉन ए तो ऐसे ही रहेगा। 2x है तो 2 इंटू ए अपॉन रूट टू एक्स के प्लेस पे रखना है इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा प्लस एक्स के प्लेस पे ए अपॉन रूट टू इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन रूट टू का स्क्वायर टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बस। और अपॉन में भी रख दो, अपॉन में भी ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन टू और पूरे की पावर 3 अपॉन टू। अब देखो, अब अगर अपन इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, यहाँ देखना, ध्यान से देखना, ये ए स्क्वायर अपॉन टू पॉजिटिव, ए स्क्वायर अपॉन टू नेगेटिव, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो इतनी टर्म तो पूरी जीरो हो गई, छोड़ दो इसको, ये वाली टर्म पूरी जीरो हो गई, हो जाएगी जीरो, छोड़ दो इसको। अब यहाँ देखो, ये रूट टू से टू को कैंसिल करें अपन ने, रूट टू टाइम ये ए आया, ये ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर अपॉन टू माइनस करेंगे तो ये आधा ए स्क्वायर अपॉन टू पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से आपको प्लस का साइन मिलेगा, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी यहाँ से। और यहाँ देखो, ये ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर अपॉन टू को माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन टू आएगा और उसकी पावर 3 अपॉन टू, मतलब ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। देखो ये पूरा का पूरा ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, ये तो जीरो हो गया। ये ब्रैकेट के अंदर अपने को कोई पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन ब्रैकेट के बाहर देखो माइनस 8b अपॉन ए है, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी का जब पॉजिटिव क्वांटिटी में मल्टीप्लाई होगा तो टोटल क्या होगा, नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये जो डेरिवेटिव है ये कैसा होगा आपका, ये डेरिवेटिव आपका लेस देन जीरो हो जाएगा। ये डेरिवेटिव को मैं लेस देन जीरो कर देता हूँ, ये लेस देन जीरो आ गया, आएगा भाई लेस देन जीरो। लॉजिकली आपको देख लेना, पूरा सॉल्व नहीं करना है। ये वाली इतनी क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, ये तो जीरो हो गया, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव को लेस देन जीरो कहते हैं। अब यहाँ पे प्रूफ हो गया कि d2a बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू पर इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी दिखा रहा है या लेस देन जीरो दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू के ऊपर उसका एरिया जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो लिख देता हूँ मैं इसको, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमाइज at x is equal to a upon रूट टू। x is equal to a upon रूट टू के ऊपर एरिया जो है वो मैक्सिमाइज है या मैक्सिमम, ये वेरीफाई हो गया। अब आप इस x की वैल्यू का यूज करके ये 2x और 2y लेंथ और विड्थ निकाल सकते हैं। नाउ लेंथ इज इक्वल टू 2x, रखो इसमें x की वैल्यू, ये 2 इंटू एक्स की वैल्यू a अपॉन रूट टू वही आएगी जो पहले आई थी। ये रूट टू से 2 कैंसिल हो जाएगा रूट टू टाइम, तो ये क्या आ गया आपका a रूट टू, ये लेंथ आ गई। एंड विड्थ, विड्थ इज इक्वल टू 2y, 2 और y की वैल्यू अपन ने पहले निकाल के रखे हैं, वही वाली वैल्यू ले लो, ये b अपॉन ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, b अपॉन ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, वही a अपॉन रूट टू हो जाएगा 2 इंटू बी अपॉन ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन रूट टू का स्क्वायर, टू इसको सॉल्व कर लो, इट इज इक्वल टू 2 इंटू बी अपॉन ए इंटू अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम ले लिए, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन टू, या ए स्क्वायर में से आधा ए स्क्वायर अपॉन टू माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन टू, इसको अंडर रूट के बाहर लिख लो, 2 इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर करेंगे ए और 2 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, इसको कैंसिल कर लो, ए से ए कैंसिल हो गया, ये रूट 2 से रूट 2 टाइम कैंसिल, तो फाइनली अपने पास में क्या आ गया बी रूट 2। देखिए ये लेंथ और विड्थ जो है आपकी ए और बी के टर्म में आ गई, ए रूट 2 और बी रूट 2। तो ऐसे आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ये मैंने इसका और वाला पार्ट भी कर दिया थर्ड का, आपको कोई एक करना है, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करके लेंथ और विड्थ निकालना है, वही आएगी लेंथ और विड्थ,
जो पहले आई थी, फर्स्ट डेरिवेटिव के यूज से भी वही आई और सेकंड डेरिवेटिव के यूज से भी वही आई। लेकिन जो करना है आपको वो करिए, फर्स्ट डेरिवेटिव जैसा बताया वैसे करो, और वैसा नहीं करना तो सेकंड डेरिवेटिव से करो। देखो क्वेश्चन नंबर 38, केस स्टडी थर्ड, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैसेज को पढ़ना है आपको और नीचे जो क्वेश्चन है उसके आंसर देना है। देयर आर 2 एयरक्राफ्ट गन्स, 2 एयरक्राफ्ट गन्स है नेम्ड एज ए एंड बी। देखो ये ए है और ये बी है, 2 गन दिख रही है आपको एयरक्राफ्ट। द प्रोबेबिलिटीज दैट द शेल फायर्ड फ्रॉम देम हिट्स एन एरोप्लेन आर 0.3 एंड 0.2 रिस्पेक्टिवली। देखिए दोनों गन से क्या हो रहा है कि शेल फायर किया जाता है, मतलब गोले दागे जाते हैं। तो ए जो है किसी एरोप्लेन को हिट कर देता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 ए इसको बोल देंगे और बी इसको बोल देंगे। और बी जो है वो इससे फायर कर रहा है और ये एरोप्लेन दिख रहा है आपको, इस एरोप्लेन को हिट कर देता है इससे दागा हुआ गोला, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। बोथ ऑफ देम फायर्ड 1 शेल, दोनों भी जो है एक गोले को फायर करते हैं, एक गोला इसने फायर किया और एक गोला इसने फायर किया। एट एन एरोप्लेन एट द सेम टाइम पे दोनों तोप से एक एक गोला इस एरोप्लेन के ऊपर फायर किया गया। तो फर्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। तो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि द शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन, दोनों में से एग्जैक्टली एक ही ने इस एरोप्लेन को हिट किया। बोला दोनों ने दागी एक ही इससे एक ही टाइम के ऊपर, लेकिन एग्जैक्टली एक ने इसको हिट किया, ए ने हिट किया होगा या बी ने हिट किया होगा। सेकेंड, इफ इट इज नोन दैट, ये आपको पता है जब भी ये नोन दैट लिखा रहता है इसका मतलब है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रहती है। द शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन, शेल फायर्ड जो गोला फायर किया गया फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन, उसमें से एग्जैक्टली एक ने प्लेन को हिट किया, इसने भी दागा और इसने भी दागा सेम टाइम के ऊपर, तो केवल एक ने ही इस प्लेन को हिट किया। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फायर्ड फ्रॉम बी। तो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो बी ने फायर किया था, जिससे कि ये इसके ऊपर उसका टारगेट लगे या उसने बी ने इसको हिट कर दिया। तो ये वाले एरोप्लेन को मैं ए बोल देता हूँ, ये वाले गन को मैं ए बोल देता हूँ और इसको मैं बी बोल देता हूँ। देख रही है आपको ए और बी। अब देख लो क्वेश्चन को समझ लो आप, ये ए गन है, तोप है कोई ए और बी, इसने भी एक गोला फायर कर रहा है और ये भी एक गोला फायर कर रहा है किसके ऊपर, ये एरोप्लेन के ऊपर। तो दोनों में से एग्जैक्टली एक ही इसको हिट करेगा। अगर ए ने इसको हिट कर दिया तो बी नहीं कर पाएगा, बी का निशाना चुक जाएगा, और बी ने अगर इसको हिट कर दिया तो ए का निशाना चुक जाएगा, मतलब दो में से कोई एक ही इसको मार के गिरा देता है। तो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन, एग्जैक्टली एक ने ही इसको हिट किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना पहले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में इट इज नोन दैट शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली एक ने ही फायर, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन, केवल एक ने ही इस एरोप्लेन को हिट किया, ये आपको पता है, ये पहले इसमें अपन निकाल लेंगे ये प्रोबेबिलिटी। तो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फायर्ड फ्रॉम बी। तो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि इसको जो हिट किया था वो बी ने हिट किया था, मतलब बी ऊपर आएगा और जिसने हिट किया था एग्जैक्टली वन ऑफ देम वाली प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। ये यहाँ से अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी, बी की, जबकि आपको ये वाली इवेंट पता है कि एग्जैक्टली एक ने ही उसको हिट किया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ चीजें लिख लेता हूँ कि ए और बी दोनों भी उसको हिट कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.3 और 0.2। तो ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है और बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। ए ने अगर उसको हिट किया तो ए के हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.3 है, और बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.2 है। तो ए ने हिट किया उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 और बी ने हिट किया उसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो अब जब दोनों भी फायर कर रहे हैं तो केवल एक ही हिट कर रहा है, उसके अंदर एक का निशाना चूक जा रहा है और एक का निशाना लग रहा है एरोप्लेन के ऊपर। तो ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो ए के ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहीं से निकाल लो। ए के हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट या पी ऑफ ए नॉट लिख दिया मैंने इसको। देखिए किसी भी चीज के होने और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम एग्जैक्टली 1 होता है, तो इतना 0.3 उसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी, तो ना हिट करने की होगी, 1 में से 0.3 को माइनस कर दो, 1 माइनस 0.3 कर देंगे तो ए के हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.7। अगर ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.3 थी तो ए के हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी 0.7 आ जाएगी। ऐसे ही बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.2 थी, तो बी के हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी नॉट बोल लो इसको, या इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट
बार भी बोल सकते हैं, ऐसा डैश भी लगा सकते हैं अपन ने, ऐसा बार लगा दी। तो पी के हिट करने और उसके ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होगा। तो हिट करने का 0.2 था, तो ना हिट करने कितना, 1 में से 0.2 को माइनस कर दो, इक्वल टू 1 माइनस 0.2, ये आ जाएगा 0.8। मतलब बी के हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। ये अपन ने चारों प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख ली, 2 गिवन थी अपने को और 2 अपन ने लिख लिए किससे, कि किसी चीज के होने और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम एक्जैक्टली 1 के इक्वल होता है, उससे अपन ने ये चारों प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आप लिख ली अपने पास में, चारों प्रोबेबिलिटी। एक एक पार्ट लेते जाते हैं उसका, देखना। पार्ट फर्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द शेल फायर्ड फ्रॉम एक्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि द शेल फायर्ड मतलब गोला दागा गया तोप से, फ्रॉम एक्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन, लेकिन उसमें से एग्जैक्टली एक ने ही प्लेन को हिट किया। देखो दोनों ने सेम टाइम के ऊपर गोले दाग रहे हैं, ए भी दाग रहा है और बी भी दाग रहा है इसके ऊपर, किसके ऊपर, इस प्लेन के ऊपर। तो एग्जैक्टली एक ही हिट करेगा इसको, या तो ए हिट कर देगा तो बी हिट नहीं करेगा, बी ने हिट कर दिया तो ए हिट नहीं करेगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना। तो हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसकी, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम hit the plane, यही आपको कैलकुलेट करना। देखो यहीं से लिख दिया मैंने, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन, ये एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन यहाँ से लिख दिया, इज इक्वल टू। अब देखिए एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन का मतलब क्या होता है कि अगर ए वाला तो या ए वाली गन उसको हिट करेगी तो बी वाली नहीं करेगी, और बी वाली करेगी तो ए वाली नहीं करेगी। तो अगर ए ने उसको हिट कर दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इनटू, अब जब ए ने हिट कर दिया तो बी उसको हिट नहीं करेगा, तो पी ऑफ बी नॉट या बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये एक सिचुएशन बनी कि अगर ए ने हिट कर दिया तो बी उसको हिट नहीं करेगा, एक पॉसिबिलिटी ऐसी है। प्लस अब दूसरी इवेंट, और एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि पी ऑफ ए नॉट मतलब ए से हिट नहीं हुआ, ए ने हिट नहीं करा, जब ए हिट नहीं करेगा तो बी तो उसको हिट करेगा, पी ऑफ बी। तो देखो एग्जैक्टली एक नहीं हिट करा, यहाँ पे ए ने हिट करा तो बी से हिट नहीं हुआ, एक सिचुएशन ये हुई। और एक सिचुएशन ये हो सकती है अगर ए ने हिट नहीं करा तो बी उसको हिट करेगा, मतलब आप कहीं से भी देखो तो एग्जैक्टली एक ने ही उस प्लेन को हिट किया है। तो ये है एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट की प्रोबेबिलिटी। बस इनकी वैल्यूज अपने पास में वैल्यूज रख दो, विच इज इक्वल टू पी ऑफ ए है आपका 0.3 इनटू पी ऑफ बी नॉट है, ये है पी ऑफ बी नॉट 0.8 प्लस पी ऑफ ए नॉट, ए ने हिट नहीं करा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, इनटू पी ऑफ बी, बी ने उसको हिट करा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। आराम से वैल्यू रखना, इसको सॉल्व कर दो। 0.3 में 0.8 का इंटू 3 8 या 24, 2 डिजिट का डेसिमल लगा दो 0.24 प्लस 0.7 इंटू 0.2 का 7 2 14 और 2 डिजिट का डेसिमल लगा दो तो 0.14। इन दोनों को प्लस कर लो, 4 और 4 8, 2 और 1 3, 0.38 आ गई एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन की प्रोबेबिलिटी। ये आपका एक आंसर हो गया 0.38। केवल ए ने हिट किया या केवल बी ने हिट किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.38 आ गई। एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन की प्रोबेबिलिटी 0.38। समझ में आया ये, या तो उसको ए ने हिट किया होगा या फिर उसको बी ने हिट किया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.38। देखिए पार्ट सेकंड, इफ इट इज नोन दैट, देखिए इफ इट इज नोन दैट, जब भी ऐसा लिखा रहता है इट इज नोन दैट तो आप समझ जाइए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। द सेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम, सेल जो है या गोला जो है एग्जैक्टली वन ऑफ देम ने, दोनों ने फायर किए लेकिन एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन, केवल एक ने हिट किया उस प्लेन को, इस बात की प्रोबेबिलिटी अपने पास में पहले ही आ गई, ये आ गई अपने पास में, ये इवेंट पहले ही हो जाती है। ये इवेंट जो पहले हो गई ये अपनी डिनोमिनेटर में आएगी या नीचे आएगी। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फायर्ड फ्रॉम बी, प्लेन को तो हिट किया लेकिन वो किसने फायर किया था, बी ने फायर किया था, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो बी की प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगी और नीचे एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी में डायरेक्ट लिखता हूं, ये प्रोबेबिलिटी दैट, ऊपर लिखता हूं मैं बी, ये बी की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फायर्ड फ्रॉम बी, वो जो गोला दागा गया था या जो फायर किया गया था जिससे वो हिट हुआ वो बी ने किया, ये बी ऊपर आ गया। और क्या पता है आपको, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन, इसको नीचे लिख दो।
exactly one of them hit the plane, hit the plane। देखो ये इवेंट आपको पता है, देखो ये इवेंट पहले ही हो जाती है जो आपको पता है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट की प्रोबेबिलिटी अपन ने पहले ही निकाल ली, ये निकल गई। अब इसके बेस पे अपने को ये बताना है कि वो जो फायर किया था वो बी ने फायर किया था, मतलब बी ने प्लेन को हिट किया था, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये जो एक इवेंट ऊपर है, एक इवेंट ऊपर है, एक इवेंट नीचे, मान लीजिए ई और ये एफ रहता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, पी ऑफ ई अपॉन एफ का, पी अपॉन ई, पी ऑफ ई अपॉन एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, पी ऑफ, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते, ये इंटरसेक्शन एफ और नीचे जो एफ है तो पी ऑफ है, ऐसा बनता। बस इस फॉर्मूले का अपन यूज करेंगे। तो अब देखो यहां पर ऊपर जो है पी ऑफ बी आ रहा है, ये बी आ रहा है, तो और नीचे एग्जैक्टली वन ऑफ देम, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इज इक्वल टू, ऊपर इंटरसेक्शन आ जाएगा दोनों का, ये P और दोनों का इंटरसेक्शन क्या, B इंटरसेक्शन, जो नीचे इवेंट रहती है उसका इंटरसेक्शन लेते हैं। यहाँ पे जो इवेंट है वो एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्ले, हिट द प्ले, ये ऊपर हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन हो गया, और नीचे जो रहता है उसी की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली one of them hit the plane। ये देखो ये हो गया आपका पी ऑफ, ये हो गया आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गया, और नीचे पी ऑफ एफ हो गया, नीचे जो रहता है वो नीचे आ जाता है। अब देखिए ये वाली प्रोबेबिलिटी को आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखना, ये वाली प्रोबेबिलिटी तो डायरेक्ट है अपने पास में, पी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन 0.38, ये तो अपन निकाला। इसको देखो B और एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन में का इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो ये B का मतलब क्या है यहाँ पर, यहाँ का B का मतलब है कि B ने उसको हिट किया तो A ने हिट नहीं किया होगा। तो यहाँ पे इस इवेंट में P ऑफ B है और P ऑफ A नॉट है, और यहाँ पे एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन में क्या होगा कि अगर A ने हिट किया होगा तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B नॉट होगा, और अगर B ने हिट किया होगा तो P ऑफ A नॉट इंटू P ऑफ B होगा। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, यहाँ पे P ऑफ B इंटू P ऑफ A नॉट है, और यहाँ पर दोनों है, P ऑफ A भी है इंटू P ऑफ B नॉट है, और P ऑफ A नॉट है और P ऑफ B है। तो P ऑफ A नॉट इंटू P ऑफ B इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये होगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, P ऑफ A नॉट, A ने हिट नहीं किया, इंटू P ऑफ B, B ने हिट किया, देखो ये निकलेगा दोनों का इंटरसेक्शन, इसको समझ लो आप। देखो ये B का मतलब ये कि B ने हिट किया, B ने हिट किया मतलब, देखो यहाँ समझ लो थोड़ा सा, B ने हिट करने का मतलब क्या है कि P ऑफ A नॉट इंटू P ऑफ B, ये मतलब निकलेगा इस B का। B ने हिट किया मतलब ये B ने हिट करने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन A ने हिट नहीं किया तो A नॉट, और ये जो एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट का इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन का मतलब क्या है कि अगर A ने हिट किया होगा तो B ने हिट नहीं किया, और अगर प्लस B ने हिट किया होगा तो A ने हिट नहीं किया, ऐसा देख लो, P ऑफ A इंटू P ऑफ B नॉट प्लस P ऑफ A नॉट इंटू P ऑफ B, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये वाला कॉमन, देखो ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, तो ये P ऑफ A नॉट इंटू P ऑफ B यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, P ऑफ A नॉट इंटू P ऑफ, बस इतनी चीज आपको समझना था इसके अंदर। और डिनोमिनेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन की प्रोबेबिलिटी अपन ने पहले ही निकाल ली है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन की प्रोबेबिलिटी 0.3, ये तो हो गया 0.38, और ऊपर वैल्यू रख दो, वैल्यू आपके पास में P ऑफ A नॉट की वैल्यू है 0.7 इंटू P ऑफ B की है, P ऑफ B की प्रोबेबिलिटी है 0.2 अपॉन 0.38, इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 7 टू जा 14, दो डिजिट का डेसिमल 0.14 हो जाएगा, और नीचे 0.38। देखिए डेसिमल के बाद डिजिट इक्वल है तो डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल कर लो, क्या आ गया है 14 अपॉन 38,
14/38 को कैंसिल कर लो, 2 से 7 टाइम और 2 से 19 टाइम, तो फाइनली प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 7/19। ये 7/19 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि इट वॉज फायर्ड फ्रॉम बी, उसको बी ने हिट किया, जबकि आपको ये मालूम था कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। बी ने उसको हिट किया, लेकिन आपको ये पहले से मालूम था कि उसको एग्जैक्टली वन ऑफ देम ने हिट किया, एग्जैक्टली वन ऑफ देम ने हिट किया, केवल एक ने हिट किया था, ये अपने को पता था। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करके 7/19 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इन दिस वे दिस सैंपल पेपर हैज कंप्लीटली डन हो गया है पूरा, बैक टू बैक एक एक क्वेश्चन मैंने इसके सॉल्व करा दिया आपको, और वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, एक भी क्वेश्चन नहीं बचा आपका। एग्जामिनेशन में आपको और वाले क्वेश्चन नहीं करना है, एक एक ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ठीक है भाई, ओके बाय।